गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी है कोई जो फर्स्ट है, जो आज फर्स्ट है? एक और कोई नहीं है? चलो अच्छा, आप में से किस किस ने AS2 कंप्लीट किया है? मतलब सारा किया है पूरा? कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में वो कर लिया नहीं कर लिया। कंप्लीट करने का मतलब रेगुलर क्लास लगाइए, इक्का दुक्का छोड़ के, मतलब कोई एक आधी क्लास ना भी लगाइए तो कोई फर्क नहीं है, ओवरऑल कर लिया है। प्रॉपरली हैंड रेज करना, मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगाना है। चलो अच्छी स्ट्रेंथ है। मतलब किस किसने नहीं किया एक बार वो भी हैंड रेज करना, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, गिनी चुनी क्लास लगाई। ठीक है, कोई बात नहीं। AS2 जो है हमारा वैसे कल कंप्लीट हो गया था। जिनका रह गया कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो कि अकाउंट्स में हमारे टॉपिक आपस में लिंक्ड नहीं है। बात नहीं भाई, आपस में लिंक्ड नहीं है टॉपिक। ऐसा नहीं है कि ये AS2 किसी और के साथ लिंक होगा फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा। इंडिविजुअल सारे AS अपने आप में अलग है। और दूसरी बात, जो टॉपिक रह भी गया कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं बाद में कवर करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा कोई टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो फिलहाल कर रहे हैं, कल हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था वहां से कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, AS2 से कोई लेना देना नहीं है। फ्रेशली इसको समझते हैं। जिन्होंने चाहे 2 क्लास लगाई AS2 की, सारा लगाया है, सारा आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा ये AS12। कल हमने ये स्टार्ट कर दिया था हमारा AS12। AS का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। मतलब इस AS का मुद्दा यह है कि जो सरकार से यानी गवर्नमेंट से आपको ग्रांट्स मिलते हैं, डोनेशन मिलते हैं, सब्सिडी मिलती है, उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। ये AS बताता है कि सरकार ने आपको अगर सब्सिडी दे दी है, सरकार ने आपको ग्रांट दिया है, कोई डोनेशन दिया है, तो उसे बुक्स में रिकॉर्ड कैसे किया जाना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन तो सबके माइंड में आ रहा होगा, सर इसमें सोचने वाली क्या बात है, पैसा आया है, हमने कमाई की है, हम रिकॉर्ड कर देंगे एज ए इनकम। बट ये अप्रोच हमेशा सही नहीं रहेगी। जब भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलेगा तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये ग्रांट सरकार ने दिया किस पर्पज से, किस ऑब्जेक्टिव की वजह से सरकार ने आपको ये ग्रांट का पैसा दिया है। एंड अकाउंटिंग भी इसी चीज पे डिपेंड करेगी कि पर्पस क्या है, आपको दिया क्यों गया ग्रांट। यानी हमें हमेशा अकाउंटिंग करने से पहले उसका पर्पस समझना पड़ेगा कि सरकार ने पैसा दिया किस काम के लिए। तो हमारे इस AS में 2 ही मेन मुद्दे हैं। नंबर 1, इन ग्रांट्स की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। और कभी कभी आप कंडीशंस पूरी नहीं कर पाते हो तो सरकार को पैसा लौटाना पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में रिफंड अगर करना पड़ गया तो उस रिफंड की अकाउंटिंग क्या की जाएगी। पहले तो रिसीट की अकाउंटिंग, जब पैसा आ रहा है, और अगर बाई चांस साल 2 साल बाद आपने शर्तें तोड़ दी और सरकार को पैसा लौटाना पड़ जाए तो उस रिफंड की अकाउंटिंग क्या होगी। बस ये 2 ही मुद्दे हमारा AS12 डिस्कस करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है। तो गवर्नमेंट ग्रांट मतलब सरकार से मिलने वाला कोई भी असिस्टेंस, कोई भी फायदा, कोई भी सहायता, जो आपकी कैश में भी हो सकती है या फिर काइंड में भी हो सकती है। सरकार आपको नगद पैसा भी दे सकती है, सरकार आपको काइंड में यानी कि आपको एसेट भी दे सकती है, सस्ती एसेट या फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट। तो ऐसे केसेस में सरकार आपको किसी भी टाइप से हेल्प करे, चाहे कैश में कर दे चाहे काइंड में कर दे, और इसके बदले में सरकार कंडीशंस भी लगा सकती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तब आपको ये हेल्प मिलेगी। अगर कोई सहायता सरकार ने की है जिसके आप वैल्यू नहीं निकाल सकते तो उसकी अकाउंटिंग AS12 में नहीं होती। कल मैंने एग्जांपल भी दिया था, लाइक आपके प्रीमाइसेस के सामने कच्ची सड़क थी, सरकार ने कहा कोई ना हम पक्की बनवा के दे देते हैं। क्या सरकार ने आपकी हेल्प की है? यस। क्या इससे बिजनेस को फायदा मिलेगा? यस। बट द प्रॉब्लम इज कितना फायदा मिलेगा, कितने रुपए की मदद करती, क्या ये बताया जा सकता है? नहीं। तो फिर इसकी अकाउंटिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो AS12 ने सिंपली कहा कि जो भी ग्रांट है, चाहे वो नगद है चाहे वो आपका काइंड में है, आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है। अब सबसे पहला मुद्दा आता है, सबसे पहला मुद्दा, फाइनली मैं AS का जो मेन कंटेंट है वो स्टार्ट कर रहा हूं। आपको कुछ भी नोट नहीं करना, जो भी चीजें अगर नोट करने वाली होगी मैं खुद बता दूंगा, अदरवाइज आपके नोट्स में सब कुछ है। ठीक है, AS2 में आपने देख भी लिया होगा, जितने भी मैं एग्जांपल करवाता हूं या जो भी मैं आपको बताता हूं कि ये ऐसे करना होता है ऐसे करना होता है, वो सारा आपके नोट्स में ऑलरेडी रिटन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मुद्दा हमारा AS12 का है, वो है टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन।
जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि अकाउंटिंग कैसे होगी, हम ये भी पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग कब होगी, एंट्री किस समय करनी है। ये मुद्दा होता है रिकॉग्निशन की टाइमिंग क्या है। एक एग्जांपल से समझाता हूं हमारे इस पर्टिकुलर केस में इसका रेलेवेंस कैसे है। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की कि जम्मू और कश्मीर में जो भी बिजनेस करे बैठे हैं, जिन्होंने भी फैक्ट्री लगा रखी है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने भी फैक्ट्री लगा रखी है, गवर्नमेंट उन फैक्ट्री वालों में से 100 फैक्ट्री वालों को सिलेक्ट करेगी, 100 को सिलेक्ट किया जाएगा और उन 100 को हर एक को 10 लाख रुपए सरकार एज अ डोनेशन देना चाहती है, बिकॉज उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए वहां पे अपना बिजनेस सेटअप किया। किसी भी देश में बिजनेस सेटअप होना बहुत जरूरी होता है, बिजनेस से ही इकोनॉमी ग्रो कर पाती है। तो सरकार ऐसे सब्सिडी देती है, बहुत सारे तरीके से बेनिफिट दिए जा सकते हैं। तो सरकार ने कहा जम्मू कश्मीर में जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है सबको तो हम नहीं दे पाएंगे, इतना फंड हमारे पास भी नहीं है, पर हम 100 बिजनेसेस को 10-10 लाख रुपए का इनाम या सब्सिडी या ग्रांट कुछ भी मान लो वो देना चाहते हैं। ये अनाउंसमेंट की गई 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2025। फॉर द टाइम बिंग जम्मू कश्मीर में 1000 फैक्ट्री लगी हुई है, 1000 फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लगी हुई है। अनाउंसमेंट हुई है फैक्ट्री वालों को 10 लाख रुपए हर एक को मिलेंगे। सभी फैक्ट्री वालों ने अपने अकाउंटेंट्स को बुलाया और बोला कि 10 लाख की इनकम रिकॉर्ड कर दो। क्या फैक्ट्री वालों ने सही किया या गलत? क्या आज जब ये स्कीम की अनाउंसमेंट हो गई है, क्या मैं वहां पे 10 लाख की इनकम को रिकॉर्ड कर दूं अपने बुक्स में कि भाई पैसा मिलेगा? रिसीव नहीं हुआ। या सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको क्या बताया, जम्मू कश्मीर में कुल कितनी फैक्ट्री लगी हुई है? 1000, और मिलना किसको है? तो क्या आपको सर्टेन है मिलेगा? क्या आप उस 100 में सिलेक्ट हो जाओगे, इसकी कंफर्मेशन आपको है? नहीं। तो फिर आप अभी से कैसे रिकॉर्ड करने चले गए? दिस इज द रॉन्ग टाइमिंग फॉर रिकॉर्डिंग दिस रेवेन्यू और इनकम। 15 अप्रैल को जब अनाउंसमेंट हुई है तब रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। रीजन बिंग अभी पता ही नहीं आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। 1000 में से 100 का ही तो सिलेक्शन होना है। आपका सिलेक्शन हो ना हो, अभी तो आपने एप्लीकेशन तक भी नहीं लगाई, सिर्फ न्यूज सुनी है। खाली न्यूज सुनते रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो 15 अप्रैल को नहीं होगा। अकाउंटेंट्स ने मना कर दिया, बोला सर ऐसे रिकॉर्ड नहीं होता, वेट करो अभी। ओनर ने कहा ठीक है वेट कर लेते हैं। कुछ दिन बाद पोर्टल ओपन हुआ, एप्लीकेशन फाइल करनी थी। सरकार को कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें प्रोवाइड करवाने थे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस पिछले 3 सालों का, पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स के रिटर्न्स, बेसिक डॉक्यूमेंट सरकार ने मांगे और 15 मई को हमने वो सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, यानी हमारी फाइल सबमिट हो गई। फाइल सबमिट हो गई। अब ओनर फिर से आया, बोला सर अब तो क्लेम कर ले इनकम। क्या अब 15 मई को एंट्री कर सकते हैं? क्या अब इनकम रिकॉर्ड करने का सही समय आ गया है? नहीं। अभी भी क्यों नहीं? क्योंकि सर्टेनिटी तो अभी भी नहीं आई, सिर्फ एप्लीकेशन फाइल कर दी। क्या इसका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा ये तय है? मतलब ये तो वही बात होगी, सरकारी घर के लड़के ने सरकारी जॉब के फॉर्म भर दिए और मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी, ऑफिसर बन गया। बात तो वही होगी ना। अभी तो सिर्फ तुमने एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन पास होगी या फेल होगी वो भी नहीं पता। 100 सिलेक्शन होना है, 100 का आपका सिलेक्शन होना हो, तो इसलिए अभी भी रिकॉर्ड करना गलत होगा। ये भी गलत टाइमिंग है। ओनर सोच रहा है भाई कब रिकॉर्ड करेंगे कब करेंगे, अकाउंटेंट कह रहा है अभी भी सही समय नहीं आया। फाइनली सरकार ने 30 जून का अनाउंसमेंट किया हुआ था कि 30 जून को बताएंगे कि किस किस को वो सब्सिडी मिलेगी, और हमारा बिजनेस लकी निकला। 30 जून को जो लिस्ट निकल के आई उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। मतलब हमें उन 100 में चुन लिया गया है जिन्हें 10 लाख की सब्सिडी मिलेगी। 30 जून को फाइनली लिस्ट निकल के आ चुकी है। इसके बाद का प्रोसीजर कुछ ऐसे रहने वाला है, 7 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो आपने अपलोड किए थे एप्लीकेशन सबमिट करते समय, बस उसकी कॉपी ले जाना, सरकार को दिखा देना। डॉक्यूमेंट तो आपने किए थे सारे के सारे अपलोड, जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, फॉर्मेलिटी के नाम का बस दिखा के आना है। और गवर्नमेंट जो है 15 अगस्त को डिसबर्समेंट करेगी। डिसबर्समेंट समझते हो? डिसबर्समेंट का मतलब आपको पैसा कब दिया जाएगा? 15 अगस्त को आपको पैसा रिसीव होगा। 30 जून को ओनर आके कहता है अकाउंटेंट से कि भाई अब तो रिकॉर्ड कर दें, अब तो हमारा सिलेक्शन भी हो गया लिस्ट में, क्या अब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए या नहीं? कौन कौन कहता है कर देना चाहिए? पहली 2 तारीख तो मेरे ख्याल से सबको पता था नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन कह रहा है हो जाना चाहिए? 1 2, और कोई नहीं कह रहा।
ठीक है, 30 जून को सिर्फ 2 बच्चों ने कहा कि रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। एक बार पूरा केस डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कहां पे रिकॉर्डिंग करेगा। अब हुआ क्या, हमने एक हफ्ते बाद दैट इज 7 जुलाई को हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा दिया। औपचारिकताएं थी, कागज तो सारे थे ही, खाली दिखा के आने थे भाई ये हमारे ओरिजिनल है, वो फॉर्मेलिटी का ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 7 जुलाई को हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया। अब आपने तो 30 जून को फिर से मना कर दिया था अकाउंटेंट के तौर पर, 7 जुलाई को ओनर फिर आ गया, बोला जी अब तो रिकॉर्ड करते हैं। अब कौन कौन अकाउंटेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर देगा कि ठीक है सर अब तो रिकॉर्ड कर देते हैं, कागजी कार्रवाई भी हो गई है। 7 जुलाई प्रॉपर हैंड रेज करो, 3 4 बस। फाइनली अभी तक सिर्फ 6 जनों ने रिकॉर्डिंग की, बाकी ऐसे बैठे हैं सारे फैक्ट्री वाले। फाइनली 15 अगस्त को जैसा कि सरकार ने कहा था, पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, पैसा आ गया है। इसके बाद बस आपको पैसा आ गया है, इसका एक स्टेटमेंट, जो आपके पास पैसा रिकॉर्ड आपके अकाउंट में आ गया, इसकी एक स्टेटमेंट की बस फोटो स्टेट निकलवा के सरकार को पोस्ट करनी थी, जो 20 अगस्त तक सरकार को मिल जाएगी। अब कौन कौन कह रहा है सर 15 अगस्त को फाइनली जब पैसा आ गया, पोस्ट करना बाकी है बस, 15 अगस्त को पैसा आ गया अब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दें, कौन कौन कह रहा है? प्रॉपरली एनालाइज करो। मतलब सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है सर, नगद पैसा दिखाओ फिर मानेंगे कुछ आया है, अदरवाइज क्या आया है, ऐसे थोड़ी हवा में कुछ भी दिखाते रहोगे। अच्छा 20 अगस्त को फाइनली हमने पोस्ट कर दिया। कोई ऐसा भी जो कह रहा है पोस्ट होने के बाद रिकॉर्ड होना चाहिए? कोई ऐसा जो कह रहा है पोस्ट, चलो कोई कहीं तो कहीं है। हम कंफर्मेशन पूरी लेके सारा लेन देन हो गया, तब निश्चिंत हो गए, फिर बैठ के गिनेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे, कमी रहेगी तो फिर वो बताएंगे। अब जिन्होंने अपना आंसर दिया सबको पता है कि कोई कहीं ऐसा तो नहीं है जिसने 2-3 जगह रिकॉर्ड करवा दिया हो कि सर 30 को भी कर देंगे, 7 को फिर एक बार कर देंगे, 15 अगस्त को भी तो कर ही लेंगे, कोई नहीं है ना ऐसा। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हम उधार माल बेचते हैं तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हो? जब माल बेचते हो या जब डेटर से पैसा आ जाता है? माल बेचते हो एट द पॉइंट ऑफ सेल और एट द टाइम ऑफ रिसीट? सेल पे कर देते हो। फिर मुझे बताओ यहां 15 अगस्त तक का वेट क्यों किया? 15 अगस्त तक का वेट क्यों किया? कोई भी एक आंसर देना, जो भी आंसर देना चाहो आंसर दो। अनसर्टेनिटी थी। क्या अनसर्टेनिटी थी? लिस्ट में नाम तो 30 जून को आ गया था, जब तक रिसीव नहीं होता रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। सेल का क्यों कर दिया? जो तुम्हारा डेटर तुमसे माल लेके जाता है, सरकार जब पैसा खा सकती है, तुम्हें अनसर्टेनिटी लग रही है, गुड्स चले गए तो क्या हो गया? पैसा आने की बात है ना, जाने की बात नहीं थी, बात आने की थी। तुम्हें अगर लगता है कि सरकार पैसा खा के भाग जाएगी, डे टू डे बिजनेस वाली बात तो नहीं है। और कोई कुछ बताना चाहे? वन साइडेड ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होता। उन्होंने कुछ कंडीशन लगाई, मैंने कंडीशन पूरी कर दी, दोनों ने अपने अपना पार्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया। एक्चुअल में यहां भी क्विड प्रो क्यों है? उन्होंने कहा था जी आपका लिस्ट में नाम आना चाहिए, आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, मेरे को दे दो पैसा। सरकार की शर्तों के हिसाब से ले रहा हूं मैं, कोई ऐसे मांग नहीं रहा ना कोई अलग से, शर्तों के हिसाब से हुआ है। और कोई रीजन? आप 15 अगस्त तक क्यों डेफर कर रहे हो कि भाई पैसा हाथ में आएगा तो ही मानेंगे? मतलब जब आपका पड़ोसी, आपका कोई जान पहचान का कस्टमर जिसकी टोटल वर्थ शायद 10 लाख रुपए भी ना हो, वो सामान ले जाए, हाँ ये दे देगा, और सरकार जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति, ये पैसे खा सकती है। सरकार पे भरोसा नहीं है। कोई और रीजन कोई बताना चाहे? अब किस किस को लगता है कि हमने 15 अगस्त बता के गलती की? कोई चेंज करना चाहता है? अब तो जो बता दिया कमिटमेंट कर दी, अब थोड़ी पीछे हट सकते हैं। तुम्हारा सबका आंसर गलत है, कोई बताओ। 15 अगस्त गलत तारीख है। एक्चुअल में रिसीव होना कोई जरूरी नहीं है। रिसीव होना सिर्फ एक इंसिडेंटल काम होता है, ये हमेशा याद रखना पूरे अकाउंट्स में। आपने पढ़ा है, बेसिक चीज करके आए हो। आप जब उधार माल बेचते हो सेल रिकॉर्ड करते हो या नहीं करते? करते हो। यही बात सोच के करते हो कि पैसा तो ड्यू कोर्स में आ ही जाएगा। ये चीज यहां पे भी अप्लाई करती है और पूरे अकाउंट्स में लगती है। एक्चुअल रिसीट होना कहीं पे कोई जरूरत नहीं है। जब पैसा रिसीवेबल हो जाता है, अगर आप अकाउंटिंग के भी 2 तरीके होते हैं, एक एक्रूअल बेसिस होता है और कैश बेसिस। पढ़ा हुआ है सभी ने? एक्रूअल बेसिस पे तब रिकॉर्ड करते हैं जब एक्रू हो जाता है,
और कैश बेसिस पे जब एक्चुअल में आए। तुमने तो कैश बेसिस फॉलो करना शुरू कर दिया। और अब कवर में मत कर लेना सर, हम तो कैश बेसिस का ही आंसर बता रहे थे, आपको ही समझ में आया थोड़ा सा। एक्चुअल में हम हमेशा एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, और एक्रूअल बेसिस में एक्चुअल पैसा आना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक रेयर सर्कमस्टांसेस होगा जहां पे हम एक्चुअल पैसे का इंतजार करेंगे। जब मैं सामान बेच रहा हूं, जब मैं काम कर रहा हूं, मुझे उस टाइम पे ही डाउट है। लेट्स से मेरी एक दुकान है, शोरूम है मान लो जूतों का, और एक दिन हमारे मोहल्ले का, हमारे एरिया का एक बहुत बड़ा गुंडा वहां पे आ गया, जूते ले लिए, काउंटर पे आया पैक करवाने के लिए, पैसे मांगे, उससे पहले बंदूक लगा के रख दी वहां पे टेबल पे। मैं समझ गया क्या रिसीव होना है क्या नहीं होना। अब वो जूते लेके चला गया, बोला पैसे बाद में दूंगा। अब बताओ सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं? इस बार नहीं करोगे, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, बिकॉज यहां पे पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा। इस एक रेयर केस में आप पैसा आने का वेट करोगे, जब आपको बेचते समय पता है पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। आपको हमेशा रेवेन्यू एक्रूअल बेसिस पे ही बुक करना है। तो मेरे इस एग्जांपल में बताना सही तारीख क्या होगी? 30 जून, जिस दिन आपने शर्तें पूरी कर दी हैं और आप पैसा रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो गए हो। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस भाई, यहां वहां आशीर्वाद ले रहे हो, शाबाशियां मिल रही, बहुत बढ़िया बात है। नहीं देखो, मैंने आपको 3 बार एक ही वर्ड के ऊपर, आपने अगर मेरे वर्ड्स पे फोकस किया तो मैंने 3 बार एक ही चीज को बोला कि ये तो महज फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी है मतलब बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। हां अगर ये होता कि जो 7 दिनों बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था वो एक टफ पार्ट था, उसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार एग्जाम के फॉर्म भरते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करवा के देखी जाती है, जो शायद क्या पता हम क्लियर ना कर पाए। तो वो एक टफ पार्ट है, शायद हम करें शायद हम ना कर पाए। लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ क्या कहा था, आपको कागज दिखा के आने हैं, कागज सारे जेन्युइन है, फॉर्मेलिटी है, ड्यू कोर्स में हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं जिसके लिए आपको वेट करना पड़े। तो 30 जून इज द राइट डेट। तो कल को फिर आप जो है उसको बेड डेट्स बना दोगे। बेड डेट्स का मतलब क्या होता है? पैसा आना था नहीं आया, वो सरकार हो चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, एक कंपनी है लिस्टेड कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन, साउथ की कंपनी है, उसे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से 900 करोड़ रुपए लेने हैं, आ नहीं रहे, प्रोविजन बना रखा है डाउटफुल डेट का। सरकार से भी तो पैसे डूब सकते हैं। हिस्ट्री में ग्रीस नाम का देश आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा बार दिवालिया हुआ है, देश दिवालिया हुआ है सबसे ज्यादा बार, अपने सोवरिन डेट पे डिफॉल्ट करने वाला, सबसे ज्यादा बार डिफॉल्ट करने वाली कंट्री है ग्रीस। सोवरिन डेट पे डिफॉल्ट करने का मतलब है जो कर्जा सरकार ने ले रखा है और सरकार कहते पैसा नहीं है हमारे पास। सरकार के बॉन्ड निकलते हैं, जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है सरकार बॉन्ड निकालती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, हम वो परचेज कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं। और जब लेने का समय आया सरकार ने बोला पैसा नहीं है, ये होता है कि देश डिफॉल्ट कर गया, एक सरकार डिफॉल्ट कर गई पूरी की पूरी। ग्रीस में ऐसा हुआ है कई बार, 4 से 5 बार ऐसा हुआ है कि ग्रीस गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर गई, लोगों से पैसा उठाया और सरकार ने पैसा नहीं लौटाया। सरकार को तो हम सबसे सेफ मानते हैं, बट सरकार भी बेड डेट्स में आ सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर मैं आपको बता रहा टाइमिंग क्या होगा, आपको रिकॉर्ड कब करना है, मुद्दा समझ में आया अब क्या है? अगर आपको 15 अप्रैल को सरकार ने कहा सबको मिलेगा जो कश्मीर में है, सरकार कुछ कंडीशन लगा सकती है कि भाई ये शर्तें पूरी करती होगी उन फैक्ट्रीज को मिलेगा। अगर आपको लगता है हम वो सारी शर्तें पूरी करते हैं तो आप 15 अप्रैल को भी करते हैं। अगर कंफर्म है, एक तो क्या होता है ना अफवाह आती है, न्यूज सुनने में आती है बार कि ऐसा ऐसा सरकार लाने की सोच रही है, तो नहीं कर सकते। कंफर्म हो गया है, सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, तो आप 15 अप्रैल को रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर सबको मिलना है और उसमें लिखी गई शर्तें आप पूरी करते हो तो। जैसे कई बार सरकार ये लगा देती है भी हाँ सारी फैक्ट्रीज को मिलेगा लेकिन उनके पास ये सारे लाइसेंस होने चाहिए, उनकी कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे लीगली भी तो काम आते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आप 15 अप्रैल को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या लॉजिक बना, रिसीव एक्चुअल में होना जरूरी है या एक्चुअल रिसीट का वेट करना जरूरी है? नहीं, हमारा AS12 क्या कहता है, आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हो ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ 2 थिंग्स। 2 चीजों को ध्यान देना है आपको बस। Recognize government grant only when there is reasonable assurance. If there is reasonable assurance that entity will comply with the condition attached and grant will be received, is received नहीं है, will be received मतलब ग्रांट मिल जाएगा।
अगर ये दोनों लगती हैं आपको पूरी हो गई है कि पैसा भी मिलेगा, शर्तें भी पूरी हो जाएंगी, तो फिर आप ग्रांट को उसी टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो जिस दिन ये दोनों फैक्टर पूरे होते दिख जाए। मेरे एग्जाम्पल में 30 जून वो तारीख है जिस दिन मेरा लिस्ट में नाम आया, तो इस दिन कंफर्म हो गया कि भाई कंडीशन तो पूरी हो गई, महज फॉर्मेलिटी बाकी है वो तो हम कर ही देंगे और पैसा भी ड्यू कोर्स में आ जाएगा। तो 30 जून करेक्ट डेट है रेवेन्यू को या ग्रांट को रिकॉर्ड करने की। तो ये दो चीजें देखनी है, पहला कि आप शर्तों को पूरा कर दोगे और दूसरा आपको ग्रांट मिल भी जाएगा। इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी कि हमारे बिजनेस को सब्सिडी मिलेगी 1 करोड़ की। सरकार से हमें ऑफर लेटर भी मिल गया 15 मई को। 15 मई को हमें लेटर मिल गया कि आपको हम सब्सिडी देने वाले हैं और 25 मई को उन्होंने हमारे बैंक में क्रेडिट भी कर दी, पैसा दे भी दिया एडवांस में, लेकिन एक शर्त लगा दी, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, इसके बदले में आपको आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर 100 वर्कर्स नए एम्प्लॉयमेंट में लेके आने हैं। 100 नए वर्कर्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा आपको। 15 मई को मेरे पास लेटर आया, 25 तारीख को बैंक में पैसा आ गया। जरूरी नहीं कि शर्तें पहले पूरी करवाई जाए फिर पैसा दिया जाए, कई बार उल्टा भी हो जाता है, पैसे देके सरकार कहती है शर्तें आगे पूरी कर देना। पैसा दे दिया गया और शर्त लगा दी गई कि आने वाले 2 महीने में 100 वर्कर आपको नए हायर करने पड़ेंगे और उनको आपको फिर अगले 2 सालों तक अपने पास एम्प्लॉयमेंट में देके भी रखना है, मतलब उसको निकाल नहीं सकते। ये शर्त लगा दी गई सरकार द्वारा। पैसा आ गया, डायरेक्टर सारे आपस में बैठ के बात करने लगे। डायरेक्टर्स ने कहा सर मुश्किल है, 2 महीने में 100 वर्कर मिलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल है। और सरकार की कंडीशन थी अगर आपने शर्तों को 2 महीने पूरा किया तो पैसा लौटाना पड़ेगा। डायरेक्टर्स ने कहा सर बहुत मुश्किल है, 2 महीने में हो पाना ये काम बहुत मुश्किल है, 100 वर्कर मिलेंगे नहीं। अकाउंटेंट पूछ रहा है सर पैसा आ गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूं, हाँ या ना? क्यों नहीं करना चाहते? पैसा तो आ गया, पहले पैसे के लिए तो वेट कर रहे थे, कंडीशन पूरी होती नहीं नजर आ रही। बात समझ में आई? और अगर डायरेक्टर्स मीटिंग पे कहते हैं कि 100 वर्कर ही तो लाने हैं, 2 महीने छोड़ो 2 दिन में ले आएंगे, क्या फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो? एक्चुअल पूरा करना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि काम से तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर ना कर पाए तो भाई पैसा लौटाना पड़ जाएगा, रिफंड की अकाउंटिंग भी सीख लेंगे। एस्टिमेशन बेसिस पे कर दिया। एक बार बताओ, बेड डेट्स का प्रोविजन बना देते हो और कभी बेड डेट्स ना हो तो क्या करते हो? बेड डेट्स का प्रोविजन बना दिया और कल को बेड डेट्स ना हो, क्या करते हो? प्रोविजन को रिवर्स कर देते हैं। पहले खर्चा दिखाया था तो अब इनकम दिखा देते हैं। कौन सी बहुत बड़ी बात हुई? अकाउंट्स में एस्टिमेशन बनते हैं, एस्टिमेशन खत्म होते हैं, हमारे अकाउंटिंग का स्वाभाविक पार्ट है। हमें लगा हम शर्तें पूरी कर देंगे, हमने दिखा दी इनकम, शर्तें पूरी नहीं कर पाए तो लौटाना पड़ रहा है, इनकम को रिवर्स कर देंगे उस टाइम। समझ में आ रही है बात? बट कब रिकॉर्ड करना है? जब आपको लगता है कि कंडीशन पूरी कर देंगे और पैसा भी मिल जाएगा। क्या ये दोनों बातें क्लियर है सभी को? चलो, तो ये बेसिक AS 12 ने बताया कि रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद, टाइमिंग समझने के बाद बुक्स में एंट्री करनी कैसे है, तो हमारा AS 12 हमें 2 ऑप्शन देता है, यू कैन ईदर फॉलो इनकम अप्रोच और यू कैन फॉलो कैपिटल अप्रोच। जो भी ग्रांट मिलेगा, जो ग्रांट आपको रिसीव होगा, उसके रिगार्डिंग कितने ऑप्शन दिए गए हैं आपको? 2। आप इसे इनकम अप्रोच से भी ट्रीट कर सकते हो, कैपिटल अप्रोच से भी। अब दोनों में फर्क क्या है? अगर आप इनकम अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो उसे इनकम मान के में दिखाया जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के तौर पर दिखाया जाएगा। अगर आप इनकम अप्रोच फॉलो कर रहे हो, इनकम अप्रोच का मानना ही है कि हमने सब्सिडी कमाई है, हमारी मेहनत की होगी, कंडीशंस को पूरा किया होगा, हेंस इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, इनकम दिखाएंगे। वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि भाई तुम्हारे बिजनेस की कमाई नहीं है जो तुम इसे इनकम दिखाने चले हो, प्रॉफिट एंड लॉस शुड रिफ्लेक्ट प्रॉफिट, आपके बिजनेस का प्रॉफिट दिखना चाहिए। ये तो ऐसे ही ऊपर से आ गया पैसा सरकार से, तुम्हारा कोई रोल नहीं था इसमें। तो वो कहते हैं हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? कैपिटल अप्रोच। कैपिटल अप्रोच का मतलब है इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, इसे आप कैपिटल रिजर्व में लेके जाओ। सुना है ये कैपिटल रिजर्व नाम पहले भी? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करो, P&L में लेके जाओ। 2 अप्रोच है। कब कौन सी अप्रोच लगानी है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। दोनों अप्रोच चलेगी। कुछ जगह पे हम इनकम मानते हुए P&L में लेके जाएंगे और कुछ जगह में उसे कैपिटल रिसीट मानते हुए
कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। इतना पॉइंट क्लियर? क्या मैं ये कह रहा हूं दोनों ही लॉजिकल है, लेकिन मौके के हिसाब से अलग अलग टाइप के ग्रांट आएंगे। कुछ ग्रांट को हम इनकम अप्रोच से डील करेंगे, कुछ को हम कैपिटल अप्रोच से, दोनों लेके चले। दोनों में से एक कॉलोनी, कुछ ग्रांट इनकम अप्रोच से पीएनएल में जाएगी, कुछ ग्रांट कैपिटल अप्रोच से कैपिटल रिजर्व में जाएगी, दोनों फॉलो होंगे। ठीक है, ग्रांट का मिलना हमेशा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माना जाता है। इसको मैं अभी कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, बस आप इसके ब्रैकेट में AS5 लिख लो। जब AS5 कर लेंगे ना, आप अपने आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। बस इसके ब्रैकेट में AS5 लिख लो, बस इससे ज्यादा हमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है इस पे, वो बाद में करेंगे। अब मैंने आपको AS के स्टार्टिंग में बताया था कि अकाउंटिंग डिपेंड करेगी कि आपको ग्रांट मिला कैसा है। तो अब सबसे पहले तो ये समझते हैं ग्रांट कितने टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कौन कौन से टाइप के गवर्नमेंट ग्रांट हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो आपको ग्रांट दो फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो आपको नगद मिलेगा या आपको काइंड में मिलेगा। नगद मिला है इसका मतलब आपको पैसा दिया गया है, और काइंड मिला है मतलब आपको एसेट दी गई है। कैश में मिला है, बैंक में कैश में मिलने का मतलब ये नहीं कि 500 गड्डियां ही आएंगी, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना भी कैश ही होता है। ठीक है, तो कैश में मिला है, बैंक में क्रेडिट कर दिया गया, एक ही बात है, आपको नगद पैसा दिया गया है, आपको मनी दिया गया है। और जब मैं कहता हूं नॉन मॉनेटरी है, इसका मतलब आपको काइंड में दिया गया, इसका मतलब आपको एसेट दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल बताया था पतंजलि वालों को 100 एकड़ जमीन दे दी, कैश में या काइंड में? काइंड में। सरकार ने कहा आप यहाँ पे सोलर विंड प्लांट लगाना चाहते हो, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा जनरेटर है, हमारी तरफ से फ्री में ले जाओ। कैसे? ये काइंड में। ठीक है, और अगर सरकार ने कहा तुम्हें यहाँ पे प्लांट लगाना है, 1 करोड़ रुपए हम देते हैं, लगाओ प्लांट, इस बार क्या दिया है? कैश। समझ में आ गया? तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ग्रांट क्या है, क्या वो नगद है या वो आपके पास काइंड में। और अगर नगद मिला है तो 3 चीजों के लिए मिल सकता है। अगर आपको नगद पैसा दिया गया है तो कितने चीजों के लिए हो सकता है? 3 चीजों के लिए। नंबर 1, या तो कोई एसेट खरीदने के लिए आपको पैसा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, वो मशीन से ना पोल्यूशन कम होता है, 1 करोड़ की मशीन आती है, बिजनेसमैन लगाना ही नहीं चाहते, कहते हैं यार 1 करोड़ कौन खर्चे, पोल्यूशन होता रहेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो सरकार ने बोला कि जो ये मशीन खरीदेगा उसको हम 30 लाख रुपीस पे करेंगे। सरकार 30 लाख रुपए किस चीज के लिए दे रही है? एक पर्टिकुलर एसेट को खरीदने के लिए। तो ये कहलाएगा ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। एक पर्टिकुलर एसेट खरीदने के लिए आपको जब पैसा दिया जाए, दैट इज नोन एज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। तो नगद पैसा देने का एक रीजन हो सकता है ये लो पैसा और जाके वो एसेट खरीद लाना, पहला केस। दूसरा केस, आपको इनकम के लिए या इसी के जो है ऑल्टरनेटिव में लिख लेना एक्सपेंस के लिए। आपने कोई अच्छा काम किया, सरकार ने इनाम के तौर पर आपको ग्रांट दे दिया। कोई काम किया है, अच्छा किया है, उसके नाम का पैसा दिया गया। या कोई पर्टिकुलर खर्चा करने के लिए भी सरकार आपको पैसा दे सकती है। लाइक जब कोरोना आया था तो सरकार ने बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को पैसा दिया था कि ये लो 5 करोड़, ये लो 10 करोड़, और तुम्हें रिसर्च करनी है, कोरोना की वैक्सीन बनानी है। तो वहां पे आपको पैसा किस काम के लिए दिया गया? आपको खर्चा करना है, रिसर्च पे खर्चा करना है। कई जगह पे गवर्नमेंट पैसा देती है, किस लिए पैसा देती है? आपको अपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर पे खर्च करना है। तो वो पैसा सरकार एक पर्टिकुलर काम के लिए देती है। आप कोई एसेट नहीं खरीद सकते, आपको उस पैसे से खर्चा ही करना होता है। तो वो होता है ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस। या कभी कभी सरकार आपने अच्छा काम किया इसलिए वैसे ही पैसा देती है, दैट इज नोन एज ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। बट एक ही कैटेगरी में आते हैं दोनों। एंड थर्ड वन, नगद पैसा दिया जा सकता है एज अ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये वर्ड आपने शायद पहले सुना होगा, प्रमोटर। क्या होता है प्रमोटर? जो बिजनेस का आइडिया लेके आता है और फिर वो बिजनेस बनाता है स्टार्टिंग में, दैट पर्सन इज प्रमोटर। कई बार सरकार कहती है अगर तुम इस पिछड़े इलाके में अपना बिजनेस लगाओगे तो हमारी तरफ से 5 करोड़ की सब्सिडी, तुम अगर इस पहाड़ी इलाके में अपना बिजनेस सेटअप करोगे तो हमारी तरफ से 50 लाख की सब्सिडी। सरकार पैसा क्या दे रही है कि बिजनेस सेटअप करो और पैसा मिल जाएगा। जब जब आपको बिजनेस लगाने के नाम पर पैसा दिया जाएगा वो कहलाएगा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। जैसे बिजनेस लगाते समय एक प्रमोटर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, वैसे ही सरकार आपके नए बिजनेस में पैसा दे रही है। मालिक नहीं बन जाएगी, हिस्सा मांगने नहीं शुरू कर देगी, बस वो आपको सब्सिडी के तौर पर दे देगी, जस्ट टू मोटिवेट एंड प्रमोट बिजनेसेस। इंडिया में जैसे बहुत सारे स्टेट हैं
जिन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहा जाता है और इनके लिए स्पेशल प्रोविजन भी बनाए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर जो अब स्टेट नहीं रहा, खैर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, देन सेवन सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं हम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा में, ये सारे जो आपके राज्य हो गए। नीचे की तरफ आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे गवर्नमेंट स्पेशल बेनिफिट्स आपको देती है सिर्फ और सिर्फ नया बिजनेस लगाने के नाम का। इनकम टैक्स में भी होता है। इनकम टैक्स में जैसे एक प्रोविजन था पहले कि कश्मीर में बिजनेस सेटअप करोगे तो 7 में से 5 सालों का टैक्स माफ, इनकम टैक्स माफ, ऐसे प्रोविजन बनते हैं, इसे हम टैक्स हॉलिडे कहते हैं। तो सरकार ऐसे बहुत सारी रियायतें देती है। तो अगर आपको नया बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो नगद पैसा आपको 3 चीजों के लिए दिया जा सकता है, या तो कोई एसेट खरीदने के लिए, या कोई खर्चा करने के लिए, या फिर नया बिजनेस सेटअप करने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? और जब आपको एसेट खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है तो भी 2 टाइप की एसेट हो सकती है। हो सकता है उस पैसे से आप एक डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने वाले हो, और या फिर हो सकता है आप उस पैसे का इस्तेमाल करके नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने वाले हो। कोई एग्जांपल दे सकता है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट? लैंड। तो यहां पे आपको लैंड को ही मेनली कवर करना है कि सरकार ने पैसा दिया है आपको ताकि आप जमीन खरीद सको, एक ऐसी एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्या ये टाइप्स ऑफ ग्रांट समझ में आए? इसके अलावा आपको काइंड में भी मिल सकता है। काइंड में आपको कोई ना कोई एसेट दे देती है सरकार। एसेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा सकती है, बिना पैसे, बिल्कुल मुफ्त में, या फिर आपको कंसेशनल प्राइस पे भी दी जा सकती है। कंसेशनल प्राइस पे भी दी जा सकती है। कंसेशनल प्राइस का मतलब है 1 करोड़ वाली चीज 60 लाख में दे दी, 50 लाख में दे दी, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब 1 रुपए भी नहीं देना, कंसेशनल प्राइस मतलब सस्ती मिल जाएगी। इसे हम ग्रांट इन काइंड या नॉन मॉनेटरी ग्रांट कह सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रांट कितने टाइप की हो सकती है? 2। कौन कौन सी? कैश, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब कैश में, और नॉन मॉनेटरी मतलब कोई एसेट दी गई है काइंड में। फिर मॉनेटरी ग्रांट जो होती है वो फर्दर कितने टाइप की हो सकती है? 3। एसेट खरीदने के लिए, खर्चा करने के लिए, या फिर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। और दूसरी तरफ नॉन मॉनेटरी ग्रांट में आपको कोई एसेट मिलेगी, या तो फ्री में मिलेगी या फिर सस्ती मिलेगी। क्या ये सारा बाइफर्केशन समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन, कोई भी नाम का मतलब समझ में ना आया? चलो, अब हमारा पहला मुद्दा क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ ग्रांट हम समझ गए। अब अकाउंटिंग बहुत आसान है, अकाउंटिंग करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अगर आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए सरकार ने पैसा दिया है तो वो आपके बिजनेस के लिए कैपिटल के जैसा होता है। तो हमें कैपिटल अप्रोच फॉलो करनी है। इसका मतलब जब जब आपको बिजनेस सेटअप के लिए पैसा दिया जाएगा, इसे हमेशा रिसीव करने के बाद आप कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करोगे। कहां क्रेडिट करोगे? कैपिटल रिजर्व में। जब जब आपको पैसा नया बिजनेस सेटअप करने के लिए मिला है तो आपको अकाउंटिंग क्या करनी है? पैसा रिसीव करो, और रिसीव करने के बाद कहां भेजना है उसको? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल लॉस में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। बिकॉज हमारा मानना यह कि कैपिटल के जैसा ही है, पीएनएल में लेके जाना गलत बात है, आप इसे कैपिटल रिजर्व में लेके जाओ। और अगर आपको ग्रांट मिली है कोई इनकम के जैसे, आपने अच्छा काम किया इसलिए सरकार ने खुश होकर इनाम दे दिया, या आपको कोई खर्चा करने के लिए दिया गया है, तो ये रेवेन्यू नेचर की ग्रांट होती है। तो आप खुद बताओगे कहां जाएगी? एसपीएल में या पीएनएल में। तो अगर आपको ग्रांट मिली है प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के तौर पर तो फिर आएगा कैपिटल रिजर्व में पैसा। और अगर आपको ग्रांट मिली है किसी खर्चे को कवर अप करने के लिए या इनकम के लिए तो फिर वो एसपीएल में जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी अकाउंटिंग। दोनों के जल्दी से एग्जांपल लिख लो, बहुत ही आसान सा टॉपिक है हमारा। एग्जांपल से इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखो, हेडिंग बना लेना अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर रिसीट लिख लेना। अकाउंटिंग फॉर रिसीट ऑफ ग्रांट। Reliance Limited set up a plant in
असम, ब्रैकेट में लिख लेना अ न्यू बिजनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स। रिलायंस ने एक प्लांट लगाया असम में, एक नया बिजनेस सेटअप किया है लैपटॉप्स बनाने के लिए। असम गवर्नमेंट provided rupees 50 lakh for starting new business in Assam. How this grant will be recorded? रिलायंस लिमिटेड ने एक असम में नया बिजनेस चालू किया, वहां पे लैपटॉप वो, और असम गवर्नमेंट ने पहले से अनाउंसमेंट कर रखी कि नए बिजनेस असम में जब जब लगेंगे तो 50 लाख रुपए सब्सिडी के सरकार देगी। तो आपको बताना है अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको हमेशा क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन लिख के नहीं बताएगा कि किस पर्पस के लिए, मतलब आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये ग्रांट किस काम के लिए मिला है। पहले तो मुझे ये बताओ मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है? मॉनेटरी, नगद पैसा दिया। अगर असम गवर्नमेंट ये कहती नए बिजनेस को जमीन हम फ्री में दे देंगे तो फिर वो क्या हो जाता? नॉन मॉनेटरी। तो पहला मुद्दा हमें ये देखना है कि ये मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी, देखते ही समझ में आ जाएगा, दिस इज अ मॉनेटरी ग्रांट। फिर दूसरा मुद्दा जो आपको समझना है, ये मॉनेटरी है तो ये नेचर क्या है, किस पर्पस के लिए दिया गया, क्या मुझे कोई एक एसेट खरीदने के लिए दिया है, कोई खर्चा करने के लिए दिया है, या नया बिजनेस सेटअप करने के लिए? समझ में आ रहा है सभी को? तो नया बिजनेस सेटअप के लिए है तो ये रोज मिलने वाली चीज नहीं है, ये कैपिटल नेचर की रिसीट है, इसे कहां जाना चाहिए? कैपिटल। समझ में आ गई बात? तो हमें क्या करना है, अकाउंटिंग के नाम पे हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला पैसा रिसीव होगा, रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, टू गवर्नमेंट ग्रांट। कितने रुपए मिले हमें? 50 लाख। बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, क्या हमें नरेशन लिखनी होती है? यस, अनलेस क्वेश्चन मना कर दे, क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि एंट्री पास करो विदाउट नरेशन तो बात अलग है, अदरवाइज हमेशा नरेशन आपको लिखनी ही लिखनी है। हाँ लिख दो, चाहे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इतनी ही लिख दोगे तो काफी है। एंड नंबर 2, अगली एंट्री क्या होगी? एक गवर्नमेंट ग्रांट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर में है तो कहां जाना चाहिए? कैपिटल रिजर्व। तो अगली एंट्री होगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बस इतना ही काम करना है हमें क्वेश्चन में, 5 नंबर पूरे, यही होगा बस। 5 नंबर में आएंगे क्वेश्चन, हो सकता है 2 पार्ट बना देगा ज्यादा ज्यादा, और कुछ नहीं है। बीइंग ग्रांट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अगर आपको इतना सही क्वेश्चन दिया जाए तो प्रॉपर आंसर बनाने के लिए मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, यहां नीचे नोट डाल के लिख देना, सिंस दिस ग्रांट is in nature of promoters contribution, hence it will be credited to capital reserve, या it will be, क्या हमने कर ही दिया जब, it is credited to capital reserve। बस इतना सा, यही काम करना है। एएस 12 के क्वेश्चन में यही करना होता है आपको, सिर्फ आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही तो बताना है कि पैसा जाएगा कहां। मुद्दा एक ही है, क्या ये कैपिटल रिजर्व में जाए या पीएनएल में जाए, या तो इनकम अप्रोच या कैपिटल अप्रोच। तो अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है तो कैपिटल अप्रोच फॉलो होगी, और पैसा जो भी आएगा वो कहां पे भेजा जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्या ये एग्जांपल सभी को समझ में आया? क्लियर? चलो
अब दूसरा एग्जांपल नोट कर लिया सभी ने? किसी को कोई कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट में? चलो फिर दूसरा एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर 2। RBL Limited is a manufacturer of certain plastic items. RBL Limited is a manufacturer of certain plastic item. ये कुछ प्लास्टिक का आइटम बनाता है. During last 3 years, RBL Limited has worked to reduce its carbon footprints. And due to their efforts, central government decided to give them subsidy of rupees 20 lakh. Same is credited to bank in due course. How this receipt will be recorded? RBL Limited is a manufacturer of certain plastic items. During last 3 years, RBL has worked to reduce its carbon footprints, and due to their efforts, central government decided to give them subsidy of 20 lakh. Same is credited to bank in due course. How this receipt will be recorded? तो बेसिकली एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लास्टिक आइटम का. मैन्युफैक्चरिंग के समय बहुत पोल्यूशन होता है, तो इन्होंने एफर्ट लगाए हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए. कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का मतलब है कार्बन की एमिशन. हमारे जो नेचर में एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा बड़ा पोल्यूटेंट है वो कार्बन ही होता है. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे व्हीकल्स वगैरह से सबसे निकलता है. तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, मतलब कार्बन एमिशन को कम किया जाए. तो इस कंपनी ने बहुत कोशिश की है कि अपना कार्बन जो वो जनरेट करती है, जो वो पोल्यूशन करती है, उसको रिड्यूस कर दिया उन्होंने सिग्निफिकेंटली. सरकार ने कहा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो 20 लाख की सब्सिडी या इनाम के तौर पर हमसे ले लो. क्यों देगी सरकार? ताकि और बिजनेस भी सोचे कि हाँ सरकार पैसा देती है इस चीज का, हम भी अच्छे एफर्ट लगाएं. तो सरकार ने 20 लाख रुपए दिए. वो पैसा बैंक में आ भी गया. आपको बताना है अकाउंटिंग कैसे होगी. सबसे पहली बात, क्या ये ग्रांट मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी. पैसा आया है, साफ साफ दिख रहा है. अब मॉनिटरी में ये ग्रांट क्या किसी एसेट को खरीदने के लिए दी गई है? नहीं. क्या ये ग्रांट आपको नया बिजनेस सेटअप करने के लिए दी गई है? नहीं. ये ग्रांट है इन द नेचर ऑफ इनकम. इनकम के नेचर की है. इस बार क्या किया जाना चाहिए? हमारा जो एएस है वो स्पेसिफिकली बताता है कि भाई अगर इनकम नेचर के तो इनकम ही मानो ना, सोचने की जरूरत क्या है. कहां चली जाएगी? एसपीएल में. तो अब बताओ एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट. कितने रुपए? 20 लाख. बीइंग ग्रांट रिसीव्ड. और अगली एंट्री गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू एसपीएल. being income recorded in SPL. Since it is a revenue nature grant, hence हमने पीएनएल में भेज दिया इसको. बस यही डिफरेंशिएशन एएस 12 करने को कहता है कि कुछ चीजें पीएनएल में जाएंगी, कुछ सीधी कैपिटलाइजर में चली जाएंगी. तरीका समझ में आया?
क्या शॉर्ट फॉर्म कौन सी, ये जैसे मैंने गवर्नमेंट को जीओवीटी लिख दिया, इतना कर सकते हो। एसपीएल, हाँ एसपीएल चलता है, एसपीएल चलता है, कोई दिक्कत नहीं, एसपीएल तो एक अलाउड है। इवन मैंने जैसे गवर्नमेंट को जीओवीटी लिखा है, ये भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा चीजें ना कुछ हमें टाइम के हिसाब से करनी होती है, फ्लो फ्लो में अगर आप गवर्नमेंट को जीओवीटी लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर लेवल पे ना ये नहीं देखा जाएगा कि आप स्पेलिंग पूरी लिख रहे हो या नहीं। हाँ देखो, अगर पैसा रिसीव ना हुआ होता और आपको पता है मिल तो जाएगा ही, 2 महीने बाद मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो पैसा रिसीव होने से पहले भी हो जाती है। जब आपको किसी से पैसा मिलना हो तो आप क्या बना देते हो उसको, डेटर। तो यहां पे हम बैंक अकाउंट डेबिट की बजाय ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर देते, डेटर की बजाय हम वर्ड यूज कर लेते ग्रांट रिसीवेबल, कि ग्रांट का पैसा आना बाकी है और बाकी क्रेडिट में यही टू गवर्नमेंट ग्रांट, और जब पैसा आ जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो ग्रांट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते। ठीक है, चलो एक तीसरा एग्जांपल और लिख लो, बस इसमें कोई ज्यादा एग्जांपल मैं नहीं करवाने वाला, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मुद्दा है ही नहीं जिसमें हम कंफ्यूज हो सके। एग्जांपल नंबर 3, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड ₹30 lakh to HUL Limited during financial year 2025-26। grant was provided for the purpose of labor welfare activities. HUL Limited incurred ₹45 lakh for labor welfare during फाइनेंशियल ईयर 2025-26। पास नेसेसरी एंट्रीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड 30 लाख टू HUL लिमिटेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ग्रांट दिया गया था ताकि जो कंपनी है वो लेबर वेलफेयर की एक्टिविटी कर सके, मतलब अपने कर्मचारियों के लिए, वर्कर के लिए कोई भी काम कर सके, लाइक कैंटीन चला दी या उनको कोई हेल्थ के लिए कोई बेनिफिट दे दिया, कुछ भी ऐसा बेनिफिट देना था जो लेबर को हेल्प करे। HUL ने इन रियलिटी 45 लाख खर्च किए, सरकार ने कितने दिए थे 30 लाख, बट कंपनी ने 45 के। कंपनी वैसे भी करती है, सरकार ना भी दे तो कंपनीज करती रहती है, क्योंकि कंपनी को पता है ना इस वर्कर को, एम्प्लॉय को रोक के रखना जरूरी है, तो खुद से भी करते हैं। तो बेसिकली 45 खर्च किया, जिसमें से 30 लाख तो सरकार ने ही देती है मेरे को। आपको जनरल एंट्री बतानी है ऐसे केसेस में क्या की जाएगी। सबसे पहली बात, ये जो ग्रांट है काइंड में है या कैश में? कैश में। क्या किसी एसेट को खरीदने के लिए दी गई है? नहीं। क्या कोई बिजनेस सेटअप के लिए दी गई है? नहीं। क्या ये ग्रांट आपको कोई पर्टिकुलर खर्चा करने के लिए दी गई है? यस। तो दिस इज ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस। क्या उसे इनकम वाली कैटेगरी में मान सकते हो, भी इनकम के जैसे दिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अब ये कौन से अप्रोच से जाएगी, इनकम अप्रोच या कैपिटल अप्रोच? इनकम। और कहां जानी चाहिए? एसपीएल। तो वही सेम एंट्री होगी जो अभी हम करके आए हैं। बताओ क्या एंट्री की जाएगी? सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। कितने रुपए आए हैं? 30 लाख। 30 लाख 30 लाख बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। और अगली एंट्री में गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू एसपीएल 30 लाख रुपए बीइंग ग्रांट रिकॉर्डेड इन एसपीएल। समझ में आ गया सभी को? आया ना? अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रख लेना,
इस एग्जाम्पल में मतलब जो मैंने एक्सपेंस वाला ग्रांट लिया है, यहां पे हमें एएस 12 दो फर्दर ऑप्शन देता है। इसको प्रेजेंट कैसे किया जाए उसके बारे में भी एएस ने बताया, रिकॉर्ड कैसे करना है वो तो बताया ही बताया, साथ में प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बताया। एएस 12 ने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको इस टाइप से रिकॉर्ड भी कर लेना, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। रिपोर्ट करने या प्रेजेंट करने का तरीका, पहला ऑप्शन आप अपना एसपीएल बना रहे हो, तो एसपीएल में पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि यहां पे आप वेलफेयर एक्टिविटी, इसका खर्चा दिखा दो जो भी हुआ है, कितना हुआ है हमारा 45 लाख, और क्रेडिट साइड बाय गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दो 30 लाख। पहला ऑप्शन खर्चा डेबिट साइड पूरा 45 दिखा दिया, 45 हुआ था, और दूसरी तरफ इनकम दिखा दी 30 लाख। दूसरी अप्रोच या दूसरा तरीका अगेन सेम एसपीएल बनेगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए। क्या होगा दूसरा ऑप्शन, टू वेलफेयर एक्टिविटी, और यहां पे क्या कर दूंगा 45 लाख माइनस 30 लाख, और नेट में कितना दिखा दूंगा 15। दोनों ऑप्शन परमिसिबल है, दोनों में फर्क समझ ही गए। एक में मैंने उसे एक सेपरेट इनकम के तौर पर क्रेडिट साइड दिखा दिया, और दूसरे में मैंने रिलेटेड एक्सपेंस में से नेट ऑफ करके दिखा दिया। एएस 12 कहता है दोनों सही है, दोनों में से आपकी मर्जी है, आप जो भी अप्रोच फॉलो करना चाहो। तो ये आपका सेकेंड टाइप का ग्रांट था, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम या एक्सपेंस। ये हमेशा आपका रेवेन्यू नेचर का, इनकम नेचर का माना जाता है, हेंस एसपीएल में जाता है। अब यहां पे हमने दो टाइप के ग्रांट की काउंटिंग समझ ली है, वन इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, और दूसरा एज अ इनकम और एक्सपेंस। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, यानी सरकार पैसा देगी, किस पर्पस के लिए देगी कि भाई ये पैसा लो और बदले में पैसे से कोई एसेट खरीद लाना। और जो एसेट तुम लेके आओगे वो दो टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल। जब हम बात करते हैं कि आपको ग्रांट मिला है कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तो अगेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कि जो ग्रांट मिला है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। अगर आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए सरकार की तरफ से कोई ग्रांट मिला है, तो सच ग्रांट्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व इटसेल्फ। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, मान लो मुझे 1 करोड़ की मैंने कोई जमीन खरीदी, एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में रिकॉल करने के लिए भी आसानी रहे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया, फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, अल्फा लिमिटेड परचेज्ड लैंड ऑफ रुपीज 2 करोड़ इन यूपी। यूपी गवर्नमेंट provided rupees 60 lakh to purchase land. How this receipt will be recorded? बस इतना सा एग्जाम्पल है। 2 करोड़ की हमने जमीन खरीदी, सरकार ने 60 लाख रुपए हमें दे दिए, इस रिसीट को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सबसे पहली बात, नगद पैसा यहां भी आया है, ग्रांट किस काम के लिए मिली इस बार, एक पर्टिकुलर एसेट खरीदने के लिए, और वो एसेट लैंड है, यानी कि वो एसेट क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल है, डेप्रिशिएशन लगना ही नहीं है। तो एएस 12 कहता है अगेन फॉलो द कैपिटल अप्रोच। इसका मतलब जो पैसा है वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। एंट्रीज क्या क्या होंगी, यहां पे हम 3 एंट्रीज कर सकते हैं, वैसे बताना जरा कौन कौन सी होगी 3 एंट्रीज। सबसे पहले आप लैंड की भी एक एंट्री कर सकते हो ना, वैसे तो यूजुअली क्वेश्चन हमसे गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग मांगता है, बट मैं आपकी क्लैरिटी के लिए दिखा रहा हूं, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 करोड़ बीइंग एसेट परचेज्ड।
अब अगली एंट्री आप बताओ क्या होगी। 60 लाख रुपए गवर्नमेंट ग्रांट के आएंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 60 लाख रुपीज एंड 60 लाख रुपीज बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। और ये ग्रांट जो आपको मिला है, सिंस ये एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए है, तो इसको कहां लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री नंबर 3 होगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 60 लाख और 60 लाख ग्रांट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। नीचे आप नोट डाल के लिख सकते हो कि सिंस एसेट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हेंस ग्रांट इज ट्रीटेड एज कैपिटल ग्रांट या कैपिटल रिसीट। समझ में आ गया सभी को। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 करोड़ की जमीन थी, फिर सरकार ने 60 लाख रुपए हमें पे कर दिए, हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया। अगर क्वेश्चन कहता कि 2 करोड़ की जमीन थी, सरकार ने बोला कि 1 करोड़ 40 लाख में हमसे ले जाओ, क्या फिर भी सेम आंसर रहता। अभी एक एग्जांपल आपने किया है कि 2 करोड़ की पहले हम जमीन खरीद लाए, फिर सरकार ने 60 लाख रुपए हमें दे दिए। दूसरा एग्जाम्पल इसी से मैं थोड़ा मॉडिफाई करके बनाऊं कि सरकार ने बोला 1 करोड़ 40 लाख में ही जमीन ले जाओ 2 करोड़ वाली हमसे, तो हम सरकार को 1 करोड़ 40 लाख दे रहे हैं और सरकार हमें 2 करोड़ वाली जमीन दे रही है। क्या ये दोनों ही एग्जाम्पल सेम है या कुछ फर्क है? क्या फर्क हो गया? पहले वाला एग्जाम्पल जो अभी किया वो कैश में था, मॉनिटरी ग्रांट, और दूसरा वाला नॉन मॉनिटरी हो जाएगा क्योंकि वहां पे आपको पैसा नहीं मिल रहा, सस्ती एसेट मिल रही है। देखने का अप्रोच अलग अलग है दोनों में। अकाउंटिंग भी बदलेगी, अकाउंटिंग भी बदलेगी, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि नजरिया बदल जाएगा, अकाउंटिंग भी बदल जाएगी। नेट में ट्रांजेक्शन वही दिख रहा है आपको, 1 करोड़ 40 लाख में जमीन पड़ गई नेट में, बट अकाउंटिंग पर्पस से दोनों अलग अलग चीजें। क्या ये बात समझ में आई? चल, अब आते हैं इस एएस के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। अभी हमने कौन कौन सी ग्रांट पढ़ ली? सबसे पहले कौन सी पढ़ी? ग्रांट फॉर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या करना होता है? कैपिटल रिजर्व। दूसरी कौन सी पढ़ी? इनकम और एक्सपेंस। तीसरी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर, वो है डेप्रिशिएबल एसेट। मैं कोई थ्योरी में कुछ नहीं बता रहा, एक बार एग्जांपल करते हैं, उसी से समझते हैं क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल नंबर 5। मैंने पांचों तरीके के एग्जांपल आपको लिखवा दिए ताकि आपको लेटर ऑन रिवाइज करने में आसानी रहे जब भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो। तो एग्जांपल लिखिए। हाँ, 1 से 2 में, हाँ लगेगा 1 से 2 में। XYZ लिमिटेड, अरे बाकी मत घबराओ भाई, तुम्हारी क्लास नहीं 1 से 2 में, कोई मई वालों की क्लास है, कहीं डर जाओगे। 1 से 2 का तो बताया ही नहीं था हमें, तो 1 बजे तक बताया गया था। XYZ लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹20 lakh with expected useful life of 5 years. XYZ Limited purchased a machinery for 20 lakh rupees with expected useful life of 5 years. They also received grant from government ₹5 lakh for purchase of this machinery. सरकार से ये मशीनरी परचेज करने के नाम का हमें सरकार ने 5 लाख रुपए ग्रांट भी दिया है। हाउ वुड यू अकाउंट इट एज पर AS 12? आपको बताना है कि AS 12 के अकॉर्डिंग कैसे अकाउंटिंग की जाएगी। 20 लाख की मशीन खरीदी,
5 साल जिसकी यूजफुल लाइफ रहने वाली है, बट सरकार ने 5 लाख की हमें सब्सिडी, ग्रांट, डोनेशन, कुछ भी बोलो, वो इस मशीनरी को खरीदने के लिए दिया है, तो आपको अकाउंटिंग बतानी है। अगेन मॉनेटरी ग्रांट है, और ग्रांट इस बार किस लिए दी गई है? एक एसेट परचेज करने के लिए। और स्पेसिफिकली बताऊं तो क्या ये एसेट डेप्रिशिएबल होगी या नहीं होगी? यूजफुल लाइफ है, लाइफ के बाद एसेट खत्म होगी तो डेप्रिसिएशन तो लगाना ही है, तो यानी कि डेप्रिशिएबल एसेट के लिए आपको पैसा सरकार से मिला है। अब अकाउंटिंग क्या होगी, हमारा ये मुद्दा यहां रहने वाला है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिख लेना ऑल्टरनेटिव 1। एक बार नाम लिखने की जगह छोड़ देना, उस ऑल्टरनेटिव का नाम क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। दो तरीके यहां पे हम अकाउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों ही AS 12 के बताए हुए हैं। तो ऑल्टरनेटिव 1, सबसे पहले ईयर 1, मैं स्टार्टिंग मान लेता हूं, लेट से 1/4/2025 को हमने मशीन खरीदी, स्टार्टिंग मान लेता हूं मैं इसको। 1/4/25 को मशीन खरीदी, बताओ मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए की मशीन है? 20 लाख रुपए। तो पहली एंट्री होगी मशीन खरीदने की, बीइंग एसेट परचेज्ड, बीइंग एसेट परचेज्ड। 1/4/25 को हमने एक एसेट परचेज कर ली और बदले में पैसा दे दिया, तो एंट्री हो गई मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और सेम डेट पे सरकार से 5 लाख रुपए ग्रांट के आ भी तो गए, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? 1/4/2025 को बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। कितने रुपए आ गए? 5 लाख। बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। तो एक एंट्री होगी एसेट खरीदने की, दूसरा गवर्नमेंट से 5 लाख रुपए का ग्रांट रिसीव करने की। दो एंट्री हमने पास कर दी। अब मुद्दा यह है कि सर इस ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या करना होगा? या तो अभी हमने दो ही तो चीजें पढ़ी हैं, या तो हम इसे SPL में ले जाते हैं या फिर हम इसे कैपिटल लेजर में। बट जब आप फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट रिसीव करते हो तो अकाउंटिंग बदल जाती है। क्या बदलती है? पहला अप्रोच, पहला तरीका कहता है कि जो ग्रांट मिला है उसे आप उस रिलेटेड एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो। एसेट कितने की आई है? 20 लाख। ग्रांट कितने का मिला है? 5। तो इस 5 को कहीं मत लेके जाओ, एसेट की वैल्यू में से घटा दो, तो इफेक्टिवली एसेट कितने की बच जाएगी? 15 लाख। इसमें हम कॉस्ट में से ग्रांट को माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, नेट कर देते हैं। इसलिए इस ऑल्टरनेटिव को नाम दिया जाएगा नेट अप्रोच। नेट अप्रोच, इसे आप नेट अप्रोच कह सकते हो, बिकॉज इसमें हम नेटिंग कर देते हैं, कॉस्ट में से ही ग्रांट को माइनस कर देते हैं। तो क्या मुझे आप बता सकते हो मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए? कोई बता सकता है 1/4/25 को मैं क्या एंट्री पास करूंगा? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, ग्रांट का अकाउंट खत्म कर देंगे और इसको कहां क्रेडिट कर देंगे? मशीनरी में। 5 लाख 5 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मशीन। हमने मशीन की कॉस्ट में से ही इसको डिडक्ट कर दिया। अब कोई ये शॉर्टकट मत लगा देना सर क्यों 3 एंट्री करनी है, शुरू में जब 20 लाख वाली एंट्री कर रहे हैं उसी के ब्रैकेट में -5 लाख करके 15 पे कर देते हैं। नहीं, वो गलत होगा। आपको अकाउंटिंग तो पूरी करनी होती है ना, तो एंट्रियां तीनों दिखानी पड़ेगी, बट दिस इज नेट अप्रोच। मतलब जो 5 लाख गवर्नमेंट ग्रांट के नाम का आया उसको हमने कहां ट्रीट किया? हमारी मशीन की कॉस्ट में से माइनस कर दिया। कुछ कुछ जगह पे आपको आंसर ऐसे भी देखने को मिल सकता है, पहली एंट्री मशीन टू बैंक और अगली एंट्री सीधा बैंक टू मशीन कर देते हैं। बात वही है कि वो 5 लाख को गवर्नमेंट ग्रांट में ले जाने के बजाय सीधा मशीन अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया। बट मुझे लगता है ये ज्यादा बढ़िया अप्रोच है जिसमें आप बता भी रहे हो कि किस नाम का क्रेडिट किया है। क्लियर हो गया सभी को? अब मेन मुद्दा क्या होगा? अब मेरी बुक्स में मशीन कितने की बचेगी? 20 या 15? 15। 20 की थी लेकिन 5 माइनस कर दिया, तो क्या मुझे बता सकते हो डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? अब डेप्रीशिएशन तो आपका बची हुई वैल्यू पे लगेगा ना, 15 लाख रुपए पे, और कितने साल एसेट की लाइफ मानी हमने?
5 साल, इसका मतलब डेप्रिसिएशन विल बी 3 lakhs पर एनम। हर साल 3 लाख का डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर लगेगा। ये आपका डेप्रिसिएशन रहने वाला है। क्या मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री बता सकते हो? अच्छा, पहली बात ये 1/4/25 को है, तो एंट्री होगी कब? 31 मार्च 2026 को। बोलो क्या एंट्री होगी डेप्रिसिएशन लगाने की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 लाख। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन जाता कहां है? डेप्रिसिएशन एक खर्चा है ना, तो कहां भेज देंगे? एसपीएल में। अगली एंट्री इसी दिन 31 मार्च 26 को इस खर्चे को राइट ऑफ भी तो करना है। एंट्री क्या बनेगी? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अरे क्या हो गया है? हटा दो भाई, हटा दो, ये लो। ओके, ठीक है। कई चीजें ना फ्लो फ्लो में हो जाती हैं। अब देखो मैं कहीं पे 3 लाख लिख रहा हूं, कहीं पे पूरे जीरोस लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हमने डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन का खर्चा राइट ऑफ कर दिया। तो डेप्रिसिएशन लगाया और राइट ऑफ कर दिया। और यही काम 31/3/26, 31/3/27, 28, 29 और 30 पांचों साल होगा, और पांचों साल में एसेट खत्म हो जाएगी। तो पहला तरीका, जब भी आपको कोई फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए ग्रांट मिलता है, तो क्या तरीका होगा काउंटिंग का? क्या तरीका होगा? उसे उसी एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, और उसका सबसे बड़ा कंसीक्वेंस ये होगा कि फ्यूचर का डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। यहां पे डेप्रिसिएशन नॉर्मली 20 लाख की एसेट है, तो 5 सालों में 4-4 लाख बनना चाहिए था, घट गया। रीजन क्यों घटा? क्योंकि हमने उसमें से कॉस्ट में से कुछ हिस्सा माइनस कर दिया, उसको डेप्रिशिएट करना ही नहीं पड़ा, बाकी 15 लाख को ही हमने फिर राइट ऑफ किया। क्या ये पहला तरीका, पहली अप्रोच समझ में आई? इसे नेट अप्रोच कह सकते हैं। अब इसी का एक और ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव नंबर 2, ऑल्टरनेटिव नंबर 2, दिस इज ग्रोस अप्रोच। नेट अप्रोच में हमने कॉस्ट में से माइनस किया था, तो ग्रॉस अप्रोच में कॉस्ट में से माइनस हम नहीं करेंगे। तो फिर करेंगे क्या? ये हमारा मुद्दा बन जाता है। अकाउंटिंग देखिए, सबसे पहले 1/4/25 हमने एसेट परचेज की। एसेट परचेज करने की एंट्री वही सेम, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख रुपए, बीइंग मशीन परचेज्ड। पहली एंट्री बीइंग मशीन परचेज्ड। दूसरी एंट्री गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए था? 5 लाख। अब यहां पे वैसे तो हम गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट का नाम यूज करते हैं, बट इस मेरे दूसरे अप्रोच में, ग्रॉस अप्रोच में, मुझे इसे मशीन की वैल्यू में से माइनस नहीं करना। तो मैं इसे एक सेपरेट अकाउंट में ले जाता हूं, चाहे वो आप पहले ही ले जाओ, चाहे एक एंट्री एक बार गवर्नमेंट ग्रांट में करके और फिर ले जाना, बात एक ही है। मैं यहीं से ले जाता हूं, इसे एक सेपरेट अकाउंट में लेके जाया जाएगा, जिसका नाम होता है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। 5 लाख रुपए हम एक अलग अकाउंट में ले गए, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। इस बार हमें ग्रॉस अप्रोच फॉलो करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हमें इस बार कॉस्ट में से माइनस नहीं करना। इसका मतलब मशीन की कॉस्ट हमारी बुक्स में कितनी रहने वाली है? 20 लाख। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी क्या 20 पे लगेगा? यस। तो इस बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना जरा, कितना बन जाएगा? 20 लाख की एसेट 5 सालों में, यानी कि ₹4 लाख पर एनम। दिस विल बी माय डेप्रिसिएशन। 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन
हर साल आप राइट ऑफ करोगे। समझ में आई बात? अब डेप्रिसिएशन लगाओ 31 मार्च 2026। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा? 4 लाख। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। और इसके बाद ये डेप्रिसिएशन जाएगा कहां? एसपीएल, अभी अकाउंट हटाना पड़ेगा। एसपीएल डेबिट टू कहां पे चला जाएगा? डेप्रिसिएशन एसपीएल में। कितने रुपए का है? 4 लाख। तो बेसिकली एक खर्चा हुआ और उस खर्चे को हमने पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया। बीइंग एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डेप्रिसिएशन का खर्चा था, राइट ऑफ कर दिया। बट मेन पॉइंट ये सर, वो 5 लाख जो एक अलग अकाउंट में डाल के छोड़ दिया, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या? क्या वो वहां पे ऐसे ही पड़ा रहेगा हमेशा के लिए? द आंसर इज नो। वो अमाउंट भी हम थोड़ा थोड़ा करके वापस एसपीएल में ले जाते हैं, एक साथ नहीं लेके जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तभी मैंने डेफर्ड, डेफर्ड वर्ड का मतलब ही क्या होता है? स्थगित करना। मतलब एक साथ जिस चीज को आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा है, क्या करते थे उस खर्चे का? थोड़ा थोड़ा जाता ना पीएनएल में, बस ये भी वही चीज है, ये इनकम है, बस इसको थोड़ा थोड़ा इनकम में, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। मतलब ये डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में जो 5 लाख रुपए गया जाएगा, ये भी कहां पे? पीएनएल में। लेकिन एक साथ नहीं जाएगा, 5 सालों में जाएगा। अब 5 सालों में जाएगा कितना? डेप्रिसिएशन के रेशियो में। इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन इस 5 लाख को आप पीएनएल में ले जाते हो। इस मेरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन पहले साल कितना रहने वाला है? 4 लाख। दूसरे साल 4, तीसरे साल 4, चौथे साल भी 4 और पांचवें साल भी 4। तो रेशियो क्या बना? 1:1:1:1:1। क्या पांचों सालों में बराबर? यस। तो इस 5 लाख को धीरे धीरे करके हम पीएनएल में लेके जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर ओनली। 31/3/26 से ही स्टार्ट कर देंगे। तो हर साल एक ही एंट्री पास करनी है, उसके लिए डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, इसको स्वाति, अच्छा अभी अभी जाना है क्या? जाओ। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू एसपीएल कितने रुपए से? 1 लाख। बीइंग ग्रांट क्रेडिटेड टू एसपीएल। 5 सालों में डेप्रिसिएशन के रेशियो में हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में ले जाते हैं। और हमारे एस 12 के जितने भी क्वेश्चन आईसीआई बनाता है ना, हमेशा ये आपका जो रेशियो होता है इक्वली रहता है। आईसीआई ने कभी और कुछ दिया ही नहीं। मोस्टली बच्चों को लगता है कि इक्वली रेशियो में जाना होता है, बट रेशियो इक्वल नहीं है। रीजन बिंग आईसीआई क्वेश्चन ही सारे एसएलएम के देता है, जिसकी वजह से सबका डेप्रिसिएशन हर साल में सेम रहता है। बच्चा 10 बार क्वेश्चन करता है तो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है इक्वली जाना होता है। इक्वली नहीं जाना होता। किस रेशियो में जाना होता है? इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। वो तो इत्तेफाकन सारे क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन का रेशियो इक्वल हो जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? डेप्रिसिएशन के रेशियो में जाएगा, तो आपको इक्वली हर साल अमोर्टाइज करना है। अब ध्यान से जरा एक चीज को देखना, मैंने इस सेकंड अप्रोच में एसपीएल में कितना खर्चा डेबिट किया, एसपीएल में कितना खर्चा डेबिट किया। सेकंड अप्रोच में मैंने एसपीएल में क्या डेबिट किया? 4 लाख। और कोरोस्पॉन्डिंगली मैंने कुछ क्रेडिट भी कर दिया। कितना? पीएनएल पे कितना बर्डन पड़ा? 4 डेबिट 1 क्रेडिट, कितना बर्डन पड़ा? 3। क्या पहले वाले मेथड में भी इतना ही बर्डन था या नहीं? तो क्या एसपीएल के ऊपर बर्डन बदल गया? तो क्या अकाउंटिंग में जो नेट रिजल्ट निकल के आएंगे वो बदलेंगे या सेम है? सेम। तो तभी तो दोनों ऑल्टरनेटिव आपको दिए हैं कि दोनों में से जो भी यूज करना चाहो वो कर लो, सिर्फ दिखाने का तरीका है। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। क्या ये दोनों अप्रोच सभी को समझ में आई? पहली अप्रोच नेट अप्रोच, जो भी ग्रांट मिलेगा उसका क्या करेंगे हम? जो ग्रांट मिलेगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा?
जो ग्रांट आपको मिलेगा पहली अप्रोच में उसका क्या ट्रीटमेंट किया हमने, कॉस्ट में से माइनस, और दूसरे में उसे एक सेपरेट डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट में ले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे। बोलो क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो ये हमारे गवर्नमेंट ग्रांट को रिसीव करने की अकाउंटिंग हो गई पूरी। रिसीव करते समय हमें क्या अकाउंटिंग करनी होती है? अलग अलग टाइप के ग्रांट्स रिसीव हुए। मॉनेटरी ग्रांट्स सबसे पहला कौन सा हुआ हमारा, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैपिटल रिजर्व। दूसरा हमने किया इनकम एक्सपेंस के लिए, तो कहां जाएगा, एसपीएल। तीसरा एसेट रिलेटेड, तो पहले तो देखेंगे डेप्रिशिएबल के लिए या फिर नॉन डेप्रिशिएबल। अगर नॉन डेप्रिशिएबल के लिए तो कैपिटल रिजर्व, और डेप्रिशिएबल के लिए तो दो ऑप्शन। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए सभी को? कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 मिनट की क्लास और है, 2 घंटे तो मैं पूरा पढ़ाता भी नहीं। नहीं, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ नहीं 10 मिनट बस रीडिंग ही करनी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सारे नोट्स निकाल लो, थोड़े से मैं क्वेश्चन दे पाऊंगा फिर होमवर्क के लिए। निकालिए सभी ने नोट्स। चलो सारे यहां पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, AS 12 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, एस लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 18 करोड़। 18 करोड़ रुपए सरकार से ग्रांट मिला है। किस लिए मिला है? फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। किसे बैकवर्ड एरिया में कंपनी का बिजनेस सेटअप हो रहा है, इसलिए सरकार से 18 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आउट ऑफ दिस ग्रांट कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 12 करोड़ एज डिविडेंड। कंपनी ने 12 करोड़ का डिविडेंड बांट दिया। साथ में एस लिमिटेड को फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार से जमीन भी मिली है। आपको ट्रीटमेंट बताना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। यहां पे सबसे पहली बात, कितने टाइप के ग्रांट्स का क्वेश्चन में जो है मेंशन किया गया है, 2। पहला ग्रांट ये 18 करोड़ रुपए मिले, ये कैसी ग्रांट है, मॉनेटरी ग्रांट। किस काम के लिए मिली है, बिजनेस सेटअप के लिए। तो कैसी ग्रांट हुई है, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैपिटल रिजर्व में जाएगा ये आपका 18 करोड़ रुपए। अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें आपकी थोड़ी सी कंपनी लॉ की भी नॉलेज की टेस्टिंग की गई है, जो आप बाद में तो खैर पढ़ोगे इंटर में, पूरा कंपनी लॉ जो हम पढ़ते हैं उसी का पार्ट है, कि कंपनी ने 12 करोड़ का डिविडेंड बांट दिया। डिविडेंड वैसे अकाउंट्स में भी मुद्दा हम कवर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर करेंगे। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के पैसे से, यानी आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की कमाई होती है उसी से बांटा जा सकता है। कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंपनी ने तो 18 करोड़ का इस्तेमाल कर लिया, क्या सही किया है, गलत? गलत। वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम था ही। पहला पॉइंट ठीक। दूसरा, आपको सरकार से फ्री में जमीन मिली है। ये कौन सी ग्रांट हो गई, नॉन मॉनेटरी। अभी हमने नॉन मॉनेटरी ग्रांट को डिस्कस नहीं किया, मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूं, कल मैं इसका एक आधा एग्जांपल करवा दूंगा, वैसे है नहीं कुछ इसमें। नॉन मॉनेटरी ग्रांट में दो चीजें होती है, या तो आपको सस्ती एसेट मिलती है या आपको एसेट फ्री में मिलती है। अगर मान लो मुझे 2 करोड़ वाली जमीन 1 करोड़ में मिल जाए, तो वैसे तो 1 करोड़ का फायदा हो गया, बट एएस 12 कहता है मत देखो इसको। सिंपली 2 करोड़ वाली चीज 1 करोड़ में मिल गई, कुछ मत करो, 1 करोड़ पे एसेट को रिकॉर्ड करो, बात खत्म। एसेट कितने की थी ये भूल जाओ, आपने कितना पैसा दिया बस उस पर रिकॉर्ड कर दो। लैंड आई 1 करोड़ में आ गई है, तो एक ही एंट्री होगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 करोड़, बस। अगर सस्ती मिल गई, और अगर फ्री में मिल जाए तो पैसा ही नहीं दिया, पैसा ही नहीं दिया तो रिकॉर्डिंग तो कुछ हो नहीं सकती। बट हमारा एएस 12 कहता है ऐसे केसेस में नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दो, ताकि बुक्स में कम से कम एसेट बनी रहे। रिकॉर्ड में एसेट तो हो आपके सामने, नॉमिनल सी वैल्यू पे दिखा दो। नॉमिनल वैल्यू का मतलब है 100 रुपए पे दिखा दो, 500 रुपए पे दिखा दो। जमीन 2 करोड़ की है, फ्री में मिल गई, 500 रुपए में दिखा दो बुक्स में। पर्पस क्या है, बुक्स में लैंड रिकॉर्डेड रहे, सारी एसेट कम से कम बुक्स में दिखे तो सही। तो आपको नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना होता है अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल जाए तो यहां पे भी ये सेकंड मुद्दा यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई गवर्नमेंट से, इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं की। सही किया या गलत? गलत। क्या करना चाहिए था,
नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो मन करे नॉमिनल सी वैल्यू पे उसे दिखा के बुक्स में रिकॉर्ड जरूर कर लो। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, आपको बताना था क्या दोनों ग्रांट्स का ट्रीटमेंट सही है, तो हम कहेंगे नहीं, गलत है, आपने जो ग्रांट का ट्रीटमेंट किया है वो गलत है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 6 निकालो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या गिवन है। एल्प्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सरकार से आपको ग्रांट मिली है। पहला केस 120 लाख की सब्सिडी मिली है सेंटर गवर्नमेंट से, किस लिए? फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन मेदाक, अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। कोई बैकवर्ड एरिया था, वहां पे आपने अपना बिजनेस सेटअप किया, उसके नाम का सरकार ने 120 लाख रुपए दिया। बताइए कैसी सब्सिडी है ये? मॉनेटरी और कौन से नेचर की? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। जहां जहां ये लिखा जाए ना बैकवर्ड एरिया के लिए दिया गया, तो समझ जाना भाई बिजनेस सेटअप के लिए दिया गया पैसा। क्या ट्रीटमेंट होगा? क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। पहला पार्ट पूरा। दूसरा पार्ट 15 लाख रुपए दिए गए हैं ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बेसिकली आपकी जो फैक्ट्री है उससे जो वेस्टेज निकलता है उसको आप बाहर छोड़ने से पहले ट्रीट करते हो ताकि पोल्यूशन कम हो, तो उसके लिए एक प्लांट लगाया आपने। उस प्लांट को खरीदने के लिए 15 लाख मिला है। बताना ये कौन सा ग्रांट हो गया? ये मॉनेटरी ग्रांट है रिलेटेड टू एसेट। अच्छा, एसेट डेप्रिशिएबल हो गया, नॉन डेप्रिशिएबल? प्लांट मिला है, ऑब्वियस है प्लांट तो कभी ना कभी खत्म होगा, इसका मतलब कैसी एसेट हुई? डेप्रिशिएबल। क्या ट्रीटमेंट होगा? दो ऑप्शन है, या तो कॉस्ट में से माइनस कर देना प्लांट की, या फिर आप अलग से उसे क्या कर सकते हो? डेफर्ड ग्रांट इनकम में क्रेडिट कर सकते हो। क्लियर सभी को? लास्ट केस 25 लाख की सब्सिडी मिली स्टेट गवर्नमेंट से, किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू इट्स वर्कमैन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। कोरोना आया, सरकार ने बोला ये पेंडेमिक चल रहा है, इसके दौरान 25 लाख का खर्चा कर लो मेडिकल फैसिलिटी के लिए वर्कर। किस लिए? एक्सपेंस। क्या किया जाएगा? एसपीएल। इसमें भी वैसे दो ऑप्शन है, या तो आप रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस करके दिखा सकते हो, या फिर इनकम के तौर पर अलग से दिखा सकते हो। समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 6। मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, आपको बता देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर, एक बार होमवर्क सुन लो भाई, बस और नहीं करवा रहा, सिर्फ होमवर्क सुन लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। 1 और 6 हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है। 4, 5, 6 हम कर चुके हैं। देन 7 भी होमवर्क है। 7, 8, बस यहां तक। अगला टॉपिक ही कल यस पूरा ही हो जाएगा हमारा। अभी आज जो हमने किया, किसी को उसमें डाउट? अच्छा, जो कल आए थे या आज आए हैं सब समझ में आ गया? तुम्हें तो आएगा भी नहीं, तुम निकल जाओ क्लास से ही। हाँ, क्या? नहीं नहीं, वो अगला टॉपिक आ गया। किसी को कोई डाउट आज जो किया है? अच्छा, आप में से किसी कोई नोट्स अगर पेंडिंग है तो ऊपर आप ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो, नोट्स ऊपर ऑफिस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है? अच्छा, एक और चीज, हमारा एएस जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में मोस्ट ऑफ शायद ट्यूसडे को या वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा, एएस 2 और 12। ऐसे ही चलेगा ये सिस्टम। ये पहले मैंने बता दिया था, टेस्ट ऐसे चलते रहेंगे, ये मत सोचना कि रिजल्ट तक का वेट करेंगे, कुछ नहीं, जो हो गया साथ साथ टेस्ट चलते रहेंगे पैरेलली। तो अगले हफ्ते आपका टेस्ट भी होगा, डे मैं बता दूंगा, एएस 2 और 12 टॉपिक मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो आप जा सकते हो। एक मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।